साल था 1921। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला मुसलमानों द्वारा सदी का सबसे बड़ा नरसंहार किया गया। परंतु इस मोपला नरसंहार का हमारे पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख तक नहीं मिलता। इस वीडियो में हम विस्तार से इस मोपला विद्रोह अथवा मोपला नरसंहार की पूरी कहानी को देखेंगे। इसका उद्देश्य किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं है, बल्कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों, समकालीन दस्तावेजों और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर उस सत्य को सामने लाना है जिसे इतने प्रमाणों के रहते हुए भी इतिहास से लगभग पूरी तरह मिटा दिया गया। ये प्रस्तुति स्मृति विलोपन यानी मेमोरी इरेजर के विरुद्ध एक तथ्यात्मक हस्तक्षेप है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें अथवा वीडियो के मार्क किए गए चैप्टर में जाकर मोपला नरसंहार वाले खंड को जरूर देखें। भारतीय पाठ्य पुस्तकों में इस घटना को प्राय किसानों का विद्रोह या एग्रेरियन रिवोल्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध गरीब मुस्लिम किसानों का संघर्ष बताया गया है। इस व्याख्या में धार्मिक हिंसा, सामुदायिक लक्ष्य और हिंदू समाज की पीड़ा को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एनी बेसेंट दोनों ने इस घटना को स्पष्ट रूप से हिंदू विरोधी नरसंहार के रूप में दर्ज किया है। अंबेडकर ने लिखा कि मालाबार में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो संगठित अत्याचार था, जिसमें हत्याएं, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों का विध्वंस और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शामिल थी। एनी बेसेंट ने इसे गांधी और उनके निकट सहयोगियों की नीतियों का प्रत्यक्ष और अनिवार्य परिणाम बताया। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि 1919 में शुरू हुए खिलाफत आंदोलन से जुड़ी हुई है। मोपला विद्रोह को समझने के लिए खिलाफत आंदोलन को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि तुर्की के उस्मानी खलीफा को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित था। इसका वैचारिक लक्ष्य भारत को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। समकालीन मुस्लिम नेताओं के वक्तव्यों में हिंदुओं के विरुद्ध संघर्ष का खुला आह्वान मिलता है। खिलाफत भाषणों के बाद कई स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए, मालेगांव में मंदिर जलाए गए और हिंदुओं की हत्या हुई। कुछ ही दिनों बाद बाराबंकी में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई। इन सबके बावजूद गांधी ने खिलाफत आंदोलन का न केवल समर्थन किया, बल्कि वे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बने। उनका तर्क था कि वे मुसलमानों को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ने के लिए खिलाफत का समर्थन कर रहे हैं। परंतु उनकी रैलियों का केंद्र भारत की आजादी नहीं, बल्कि खलीफा और तुर्की ही रहे। उन्होंने मुस्लिम नेताओं की सभी मांगे स्वीकार की और हिंदुओं पर अनेक शर्तें थोप दी। इन शर्तों में शामिल था गोहत्या का विरोध न करना, हिंदू धार्मिक प्रतीकों का सार्वजनिक प्रयोग रोकना, मुस्लिम हिंसा के विरुद्ध प्रतिरोध न करना। इन शर्तों के कारण हिंसा के समय हिंदू समाज पूर्णतः असहाय और असुरक्षित हो गया। अब आते हैं मोपलाओं पर। इतिहासकार सी गोपालन नायर के अनुसार 1921 से पहले भी मोपलाओं द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध 50 से अधिक हिंसक घटनाएं घटित हो चुकी थी। इनमें हिंदुओं की हत्या, मंदिरों का अपमान और जबरन धर्मांतरण शामिल थे। और हाँ, ये कोई जमींदारों के विद्रोह में नहीं था, ये सारे हिंदू वर्गों के खिलाफ था, क्योंकि जमींदारों द्वारा मोपलाओं पर ऐसी किसी क्रूरता के कोई प्रमाण नहीं मिलते। ये सिर्फ एक तरफा हिंसा थी। इन कृत्यों को मुसलमानों के धार्मिक कर्तव्य और शहादत से जोड़ा गया। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद इन प्रवृत्तियों को नया बल मिला। 1920 में कालीकट में गांधी के भाषण में भी भारत की स्वतंत्रता से अधिक ध्यान खलीफा पर केंद्रित था। उन्होंने बार बार कहा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। 1921 आते आते विद्रोह ने हिंसक रूप धारण कर लिया। 21 अगस्त 1921 को मोपला विद्रोही समूह ने एरनाड और वलुवनाड जैसे कई जिलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। रेल और टेलीग्राफ लाइनों को काट दिया गया, पुलिस स्टेशन और सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ खिलाफत राज की घोषणा की गई। यह एक इस्लामी शासन था जो तुर्की के खलीफा को सर्वोच्च मानता था। अली मुस्लियार को राजा और कुंज मुहम्मद हाजी को आमिर बनाया गया। शरीयत कानून को व्यापक रूप से लागू किया गया। अगले 6 महीनों तक इन क्षेत्रों पर मोपलाओं का शासन रहा। अंग्रेजों से लगातार संघर्ष चलता रहा और 1921 के अंत तक अंग्रेज दोबारा नियंत्रण हासिल कर पाए। परंतु इन महीनों में हिंदुओं पर जो बर्बरता हुई उसका समकालीन इतिहास में कोई सानी नहीं है। सी गोपालन नायर ने अपनी 1923 में प्रकाशित पुस्तक मोपला रिबेलियन में इन घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। 100 से अधिक मंदिर नष्ट कर दिए गए। लगभग सभी हिंदू और ईसाई घरों पर मोपलाओं ने हमला किया, एक भी नहीं छोड़ा गया। हिंदुओं को केवल 3 विकल्प दिए गए: इस्लाम स्वीकार करो, मारे जाओ, या कुछ मामलों में सारी संपत्ति लूट कर पलायन करने को मजबूर किया गया। पुस्तक के अपेंडिक्स 9 में इन अत्याचारों की विस्तृत सूची दी गई है। मैं यहाँ केवल पहले 2 पृष्ठ दिखा रहा हूँ। अगले 20 पृष्ठों में और भी अनेक घटनाओं का विस्तार से विवरण है। इन अत्याचारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया: स्त्रियों का अत्यंत क्रूरता से अपमान, लोगों की खाल उतारकर जीवित मारना, पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का सामूहिक नरसंहार, हजारों लोगों का बलपूर्वक धर्मांतरण, इनकार करने पर हत्या, अधमरे लोगों को कुओं में फेंक देना और घंटों तड़पने के लिए छोड़ देना, घरों को जलाना और लगभग सभी हिंदू एवं ईसाई घरों को लूटना, यहाँ तक कि स्त्रियों के वस्त्र तक छीन लेना, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का घोर अपमान, मंदिरों का विध्वंस, मंदिर परिसरों में गायों की हत्या, मूर्तियों पर अंतड़ियां डालना और खोपड़ियों को दीवारों पर टांगना। इसके बाद ननम्बारा की एक घटना का वर्णन मिलता है, जहां एक हिंदू जमींदार के मोपला चौकीदार ने ही धोखा देकर भीड़ को घर में प्रवेश कराया। सभी 7 पुरुष सदस्यों की हत्या कर दी गई। घर की बेटी का अपहरण कर लिया गया, जहां उसके साथ 6 महीनों तक अमानवीय अत्याचार हुआ। और इन सब के बारे में लिखने वाले सी गोपालन नायर अकेले नहीं थे। सी शंकरन नायर ने, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे और 1897 कांग्रेस महासभा के अध्यक्ष रह चुके, उन्होंने अपने पुस्तक गांधी और अनारकी में भी इन बातों का वर्णन किया है और मोपला आंदोलन का जिम्मेदार गांधी को ठहराया है। नीलांबूर की रानी की चिट्ठी और एनी बेसेंट के यंग इंडिया में छपे अभिलेख इनकी किताब के अपेंडिक्स में मिलते हैं।
नीलांबूर की रानी ने अपने क्षेत्र की महिलाओं की ओर से वायसराय की पत्नी को पत्र लिखा। इस पत्र में गर्भवती महिलाओं की हत्या और अजन्मे शिशुओं को पेट चीरकर बाहर निकालने जैसे अमानवीय कृत्यों का विवरण है। वे लिखती हैं कि कैसे कुओं में फेंके गए लोगों की करहाने की आवाजें 3 दिन तक सुनाई देती रही। उन्हें मोपला मुसलमानों ने जानबूझकर गला आधा रेत कर अधमरा छोड़ा और वे अत्यंत धीमी और पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हुए। मंदिरों को तोड़ा गया और गाय काटकर उन्हें अपवित्र किया गया। 1922 में राहत शिविरों का दौरा करने के बाद एनी बेसेंट ने लिखा कि मालाबार में जो हुआ वो आकस्मिक नहीं बल्कि सुनियोजित बर्बरता थी। उन्होंने कई महिलाओं की गवाही दर्ज की जिनके परिवारजन उनकी आंखों के सामने काट डाले गए। उन्होंने 2 पुलिया जाति के लोगों के बारे में भी बातें सुनी जो सबसे नीची जाति के लोग थे, पर उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार करने के बजाय मरना स्वीकार किया। और हमारे नेहरूवियन और मार्क्सिस्ट इतिहासकार आज भी लिखते आ रहे कि मोपलाहों की लड़ाई हिंदू जमींदारों से थी। जी नहीं, उनकी लड़ाई सारे गैर मुसलमानों से थी। बेसेंट ने एक मोपला व्यक्ति का भी उल्लेख किया जो अस्पताल में मरणासन अवस्था में था। डॉक्टर द्वारा बताए जाने पर कि वह मरने वाला है, उसने गर्व से कहा कि उसने 14 काफिरों को मारा है। एनी बेसेंट लिखती है कि गांधी ऐसे लोगों को बहादुर, ईश्वर भक्त मोपला कहते थे। ऐसे लोग जो हत्या, बलात्कार, लूट और बच्चों की हत्या को धर्म मानते थे, उन्हें गांधी संरक्षण देते रहे। एनी बेसेंट का यह प्रहार इसलिए था क्योंकि नरसंहार के बाद गांधी ने हत्यारों की कठोर निंदा करने के बजाय हिंदुओं को ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि हिंदू को मोपलाओं के क्रोध के कारणों को समझना चाहिए। उन्होंने जमींदारी शोषण का तर्क दिया और मोपलाओं को धार्मिक योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने इस हिंसा की भयावहता को कम करके दिखाने के लिए सक्रिय प्रयास किए। जहां सरकारी रिपोर्टों में मृतकों की संख्या हजारों में दर्ज थी, वहीं कांग्रेस ने इसे बहुत सीमित बताया। लगभग 30,000 हिंदू अपना सब कुछ गंवाने के बाद राहत शिविरों में थे, पर कांग्रेस ने इसका जिक्र तक नहीं किया। यह आंकड़ों के माध्यम से सत्य को ढकने का प्रयास था। उन्होंने इस हिंसा को खिलाफत आंदोलन से अलग बताया, जबकि स्वयं विद्रोहियों ने अपने शासन को खिलाफत राज कहा था। आजादी के बाद इतिहास लेखन पूरी तरह नेहरूवियन इतिहासकारों के हाथ में रहा और फिर मार्क्सिस्ट इतिहासकारों के हाथ में। पहले 4 शिक्षा मंत्री चारों मुसलमान और एनसीईआरटी के अध्यक्ष 30 से 40 साल तक मुसलमान रहे। ऐसे में जानबूझकर ऐसे अत्याचारों को पूरी तरह से गायब या व्हाइट वॉश कर दिया गया। मालाबार की घटनाएं स्पष्ट चेतावनी देती हैं कि जब इतिहास को राजनीतिक सुविधा के लिए तोड़ा मरोड़ा जाता है तो नरसंहार दोहराए जाते हैं। 1946 में कलकत्ता और नोआखली, 1980-90 के दशक में कश्मीर और आज बांग्लादेश में जो हो रहा है ये उसी प्रवृत्ति का विस्तार है, पर आज भी इसे छिपाया जाता है और लीपा पोती की जाती है। इतिहास का उद्देश्य सामंजस्य स्थापित करना नहीं बल्कि यथार्थ को बिना भय के प्रस्तुत करना है ताकि उनसे सीख ली जा सके। झूठ की बुनियाद पर टिका सामंजस्य बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। ये प्रस्तुति डॉक्टर अंबेडकर, एनी बेसेंट, सी गोपालन नायर, समकालीन सरकारी रिपोर्टों और प्रत्यक्षदर्शी पत्रों जैसे प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में पूरी तरह झुठला दिए गए हैं। इतिहास के किसी भी टॉपिक पे कोई सवाल हो तो कमेंट करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। सब्सक्राइब करने पर ही आप हमारे अगले वीडियोस देख पाएंगे, वरना यूट्यूब के इस मायाजाल में ये कंटेंट ऐसे ही खो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर बाकी वीडियोस देखें और हमारे ब्लॉग भी पढ़ें। धन्यवाद।